हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी की पेपर की जी लगा के तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग एसएससी जीडी के पेपर लगा रहे हैं, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में हम लोग एसएससी जीडी के जीएस का पेपर कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। केवल 20 क्वेश्चन है एक पेपर में, तो 20-20 क्वेश्चन की अगर हमने 40 श्रृंखलाएं भी कर ली तो मजा ही आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बेटा ये पूछ रहा है कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। हमको पता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के उसमें सिस्टम में प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं, जिसमें आप देखिए सी लैंग्वेज होती है, C++ भी होती है और जावा भी होती है। लेकिन फ्रंट लाइन जो है वो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। फ्रंट लाइन देखिए मैं आपको बताऊं, हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी, द हिंदू। क्या? द हिंदू, ये एक न्यूज़पेपर है। इसी न्यूज़पेपर के द्वारा फ्रंटलाइन करके अंग्रेजी भाषा की एक मैगजीन निकाली जाती है, जो कहां से प्रकाशित होती है? चेन्नई से प्रकाशित होती है। चेन्नई से प्रकाशित होती है। तो ये फ्रंटलाइन क्या है? ये एक मैगजीन है, ना कि एक कंप्यूटर की भाषा। तो बच्चों याद रखना, इसका आंसर क्या हो गया? सी, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो मेरे बच्चे देखो, जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो या किसी और ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जो किसी उपकरण के द्वारा आपके अंदर की कमियों को देखता है, तो वह कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? याद रखिए, ऐसा डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण वो होता है जिसके किनारे जो होते हैं वो उठे हुए होते हैं, लेकिन बीच का भाग क्या होता है? दबा हुआ होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिए। इस दर्पण में बेटा जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा। और कैसा बनता है? सीधा। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और कैसा बनता है? आभासी बनता है। आभासी बनता है, इमेजिनरी बनता है। तो याद रखेंगे कि जो डॉक्टर आंख, कान, नाक, गले के निरीक्षण करते हैं, वो डॉक्टर कैसे दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मेरे बच्चे याद रखना, आप लोग गाड़ी भी चलाते हो, और जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में पीछे देखने के लिए मिरर लगे होते हैं, जिनसे हम पीछे देख सकते हैं। वो मिरर कैसे होते हैं? वो उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण होते हैं काय में? गाड़ी में। ठीक है, गाड़ी में। हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि गाड़ी में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो याद रखना गाड़ी में उत्तल दर्पण लगा होता है। अच्छा एक चीज यार और समझ लो, आप दाढ़ी बनवाने जाते हो या नाई के पास जाते हो, आपने कभी महसूस किया कि आप घर पर जब शीशा देखते हो आपकी शक्ल थोड़ी सी नॉर्मल दिखती है, लेकिन आप नाई की दुकान पर जब भी जाते हो बड़ा स्मार्ट लगते हो, है ना। तो नाई जो होता है वह भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है, जिसमें आपका चेहरा भरा भरा मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है? बड़ा बनाता है। आपकी गाल अच्छे अच्छे भरे भरे मालूम पड़ते हैं, आपके नयन अच्छे मालूम पड़ते हैं, और आप नाई की दुकान पर 4 बार अपने आप को ऐसे ऐसे देखते हो, 4 बार। क्यों? क्योंकि उसका दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। हमसे फिलहाल क्या पूछा है? आंख, कान, नाक, गले का। तो आंसर है हमारा अवतल। हो सकता है आपसे कल को पूछ दे गाड़ी में कौन सा मिरर होता है, तो उत्तल। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम खाली स्थान करता है पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना। तो देखो मेरे बच्चे, ये कह रहा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम करता है पर निर्भर नहीं करता। मतलब हमें यह बताना है
इनमें किस पर निर्भर करता है? तो मैं देखो आपको बता दूं, इसमें आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ गए आप इस बात को? जी हां, आगे बढ़िए। आगे है, कोलेस्ट्रॉल का संबंध खाली स्थान से होता है। देखो मेरे बच्चे, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक बसीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? बसीय पदार्थ है। यह हमारे शरीर में लिपिड के रूप में रहता है। हमारे शरीर में किस रूप में रहता है बेटा? लिपिड के रूप में होता है। बहुत लोगों को लगता होगा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई हमारे शरीर में तो ये हमारे लिए घातक हो जाता है। कैसा हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, जो रक्त ले जाने वाली नसें होती हैं उनमें क्या करता है, जम जाता है, और ये नसें क्या होती है, इनका प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, जिसके कारण हार्ट फेल भी हो सकता है। लेकिन आप अगर ये कहें कि बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल शरीर में नहीं होना चाहिए तो ये भी गलत है। कोलेस्ट्रॉल की एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए, इस चीज को आप याद रखें। ये एक बसीय पदार्थ है जो लिपिड के रूप में हमारे शरीर में रहता है। तो क्या पूछा है? कोलेस्ट्रॉल का संबंध है, तो आंसर ए हो जाएगा बसा से। गॉट इट बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है। तो देखो बेटा, स्तनधारी जैसे हम लोग हैं, स्तनधारी हैं, हम लोगों में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में पाई जाती है, जिसे कहा जाता है स्टेपीज। ठीक है ना? और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की होती है, जिसे कहा जाता है फीमर। तो यहाँ पे हमसे सबसे छोटी पूछा है, तो ये आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछता तो क्या हो जाता? सबसे बड़ी। ठीक है ना? तो फीमर हो जाता। सबसे छोटी पूछा है तो स्टेपीज है, ये कान के अंदर होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण खाली स्थान होता है। देखो मेरे बच्चे, याद रखना, जो फुफ्फुसी सिरा होती है उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। कौन सी सिरा में? फुफ्फुसी सिरा में। ठीक है ना? क्योंकि ये फुफ्फुसी है, अकेली सिरा होती तो बात अलग होता। फुफ्फुसी सिरा में क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, विश्व में एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका, और इस अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी मिलती है जिसका नाम है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी नाम है। यह नदी 6650 किलोमीटर लंबी है। इसे मील में भी इसकी दूरी मिलती है 4132 मील। यही नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। कुछ लोग अमेजन भी मानते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। अमेजन बहाव क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी नदी, तब अमेजन। सबसे लंबी नदी तो कौन सी? आपकी नील नदी। याद रखना, नील नदी को अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। नील नदी को अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये 11 देशों में प्रवाहित होती है। 11 देशों में प्रवाहित होती है, इसलिए इस नदी को 11 देशों में बहती है, इसलिए इस नदी को अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन खत्म। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? देखिए, मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, एक पॉलिटिकल, एक जियोग्राफिकल। ठीक है ना? जिसे बोलते हैं, एक पॉलिटिकल होता है राजनीतिक, और एक होता है प्राकृतिक। तो जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं, राजनीतिक मानचित्र जो होते हैं वो सीमा, ठीक है ना, को दर्शाते हैं। लेकिन जो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये नदी, पर्वत, ठीक है ना, रेगिस्तान, मरुस्थल कहते हैं जिसे, इनको दर्शाते हैं। इन्हीं मानचित्रों को, प्राकृतिक मानचित्रों को ही उच्चावच मानचित्र भी
कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। तो प्राकृतिक वाला पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चावच। समझ गए? आप इस बात को समझ गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की? तो अंग्रेजों में तीन व्यवस्थाएं, टैक्स कलेक्ट करने की तीन व्यवस्थाएं थी। पहली थी जमींदारी व्यवस्था, दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो याद रखना कि रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में विकसित की गई टॉमस मुनरो द्वारा। टॉमस मुनरो द्वारा की गई ये जो व्यवस्था थी, ये मद्रास, बंबई, कुर्ग और असम के कुछ क्षेत्रों तक विकसित थी। इस बात को आप समझेंगे। इस व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान होता था। भूमि का स्वामी किसान होता था। किसान को ही अपना टैक्स जमा करने का क्या होता था? दायित्व होता था। 1820 में प्रारंभ हुई, टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई। मद्रास, बंबई, कुर्ग, असम में ये व्यवस्था थी। भूमि का स्वामी कौन था? किसान था। तो इससे हमारा आंसर हो गया टॉमस मुनरो। याद रखेंगे? ठीक है। अगला देखते हैं, पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो देखो, तमिलनाडु में एक स्थान है कांचीपुरम। कांचीपुरम ही पल्लवों की क्या रही? राजधानी रही। कांचीपुरम ही पल्लवों की राजधानी रही। याद रखना, कांचीपुरम में सबसे पहले पल्लव आए, पल्लव के बाद कांचीपुरम में चोल आए, चोल साम्राज्य आया। फिर इनके बाद आया पांड्य साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य के बाद आया विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बाद मैसूर, और उसके बाद ये आ गया ब्रिटिश के अधीन। ठीक है ना? तो याद रखेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? पल्लवों की राजधानी पूछा है, तो कांचीपुरम आंसर सही हो जाएगा। मद्रास, मदुरई, कांचीपुरम, कांचीपुरम जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? हमें पता है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसे हम लोग स्पीकर भी कहते हैं। तो आंसर हमारा जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। देश की सरकार द्वारा पैसे को विनियमन के माध्यम के रूप में स्वीकार बनाते हैं, तो प्राधिकरण, जो पैसा है वो सब प्राधिकरण के माध्यम से विनियमित होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है बेटा। आयात पर कर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? देखिए, जैसे आयात माने क्या होता है? यह है विदेश और यह है देश। यहां से पैसा अगर विदेश जा रहा है तो यह है निर्यात। ठीक है, निर्यात। और अगर यहां से पैसा, यहां से माल इधर आ रहा है, देश में आ रहा है, तो यह है आयात। कोई चीज अगर विदेश से अपने देश में आ रही है तो उसे कहते हैं आयात। अब याद रखना, आयात कर, जैसे मान लीजिए आप आईफोन लेके आए दुबई से, ठीक है ना, और दुबई में आपको आईफोन मिला 80,000 का। ठीक है बेटा। और आप लेके आ रहे हो, रास्ते में भारत में जैसे ही आपने एंट्री की तो आयात कर लग गया आप पर 20,000 रुपए। ठीक है, तो भारत में आते आते ये फोन कितने का हो गया? 1 लाख का। अब आप व्यापारी हो, आप इसे बेचोगे तो आप इसमें 10,000 अपना जोड़ लोगे, तो 1 लाख, ठीक है, कितने का? 1,10,000 का हो जाएगा। ये समझना मेरी बात को। तो ये महंगा हो गया, यानी कि आयात कर वस्तुओं को सस्ता करता है या महंगा करता है? महंगा करता है। और जब जब वस्तुएं महंगी होती हैं तो व्यापार पर क्या उत्पन्न होता है? अवरोध उत्पन्न होता है। तो हमेशा याद करिए कि आयात पर कर सदैव व्यापार अवरोध उत्पन्न करता है।
गॉट इट? समझ गए इस बात को? चलिए अगला देखिए, मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश से संबंधित है। अब देखो, भारत के पड़ोस में एक देश है नेपाल, और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है उसमें जितने भी भारतीय जनजाति के लोग रहते हैं उन्हें नेपाल वाले क्या कहते हैं? मधेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधेसी बोलते हैं। तो याद रखना, मधेसी जनजाति जो है वो भारत और नेपाल में पाई जाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। मधेसी शब्द का प्रयोग नेपाल के तराई में रहने वाले भारत वंश के लोगों के लिए किया जाता है, इसलिए मधेसी जनजाति कहां से संबंधित है? नेपाल से संबंधित है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? अरे ये ऑप्शन बेटा कुछ गलत लिख गए। चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं। केन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है केन नदी। मैं आपको एक ट्रिक और दे देता हूं जिससे आपको याद रहेगा कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो यमुना की सहायक नदी जब भी आपसे पूछी जाए तो आप याद रखना, आप एक लाइन याद रख लो, यमुना कवच हटा। क्या बोलोगे आप? यमुना कवच हटा। तो अब देखो मेरे बच्चे, यमुना से मतलब हो गया यमुना की सहायक नदियां। क्या हो गया? यमुना की सहायक नदियां। का से हो गई आपकी केन, बा से हो गई बेतवा, चा से हो गई चंबल, हा से हो गई आपकी, ये आपकी गाजियाबाद में पाई जाती है हिंडन नदी, और टा से हो गई आपकी टोन्स। ठीक है, तो ये सारी नदियां जो हैं वो यमुना की सहायक नदियां हैं। आप इसे याद कर लीजिए, यमुना कवच हटा, यमुना कवच हटा। तो यमुना की सहायक नदियां का से केन, बा से बेतवा, चा से चंबल, हा से हिंडन, टा से टोन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केन किसकी सहायक नदी है? यमुना, यमुना। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? देखो बेटा, 2011 में भारत में एक ऐसी घटना हुई जिसने दिल दहला दिया सबका। 2011 में हुआ क्या? भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से सफर कर रही थी, और ट्रेन में कुछ चोर लोग घुस आए जिन्होंने अरुणिमा से सामान खींचना छीनना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस लड़की ने फाइट की, और इसी फाइट में उन चोरों ने क्या किया? इसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया, चलती हुई ट्रेन से। जब ये गिरी तो इनके पैर टूट गए, और रात भर ये रेलवे लाइन के किनारे पड़ी रही। सुबह जब कुछ लोगों ने इन्हें देखा तो उठा के हॉस्पिटल ले गए, और इनका उपचार हुआ, और इनके पैरों को काटना पड़ा। लेकिन इस महिला ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और अपने प्रोस्टेटेड लेग्स के द्वारा, जो नकली पैर होते हैं, प्लास्टिक के पैर होते हैं, उनके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और प्रथम विकलांग महिला बनी जिसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा। और आगे जाके इन्होंने अपने ही ऊपर एक पुस्तक लिखी, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। समझ रहे मेरी बात को? तो ये पुस्तक किसने लिखी? अरुणिमा। अरुणिमा की पुस्तक के मैंने कुछ अंश पढ़े हैं जिसमें इन्होंने युवराज सिंह को अपना क्या बताया? रोल मॉडल बताया। क्योंकि युवराज सिंह को भी कैंसर हो गया था, और अपने कैंसर की रिकवरी के बाद, अच्छा खासा हिल जाता आदमी, कैंसर की रिकवरी के बाद उन्होंने फिर से क्या किया?
इंडियन टीम में अपना धुआंधार बल्लेबाजी का और धुआंधार क्षेत्र रक्षण का, धुआंधार हर चीज का परचम लहराया। ठीक है ना। तो ये वॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, तो माउंटेन से याद रखना क्योंकि इन्होंने माउंटेन पे ही चढ़ाई की थी, तो अरुणिमा सिन्हा है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। देखिए बेटा, भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो बताती है कि कहां कैसे क्या वन है। और ये अभी जो सबसे लेटेस्ट है वो 2021 की है। इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो वन है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में वन है, 77,493 किलोमीटर, 77,493 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में वनों से आच्छादित है। अगर मैं बात करूं दूसरा क्रमांक, तो अरुणाचल प्रदेश का दूसरा क्रमांक है। अरुणाचल प्रदेश जो है वन आच्छादन में दूसरे नंबर पर है, 66,431 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर यहां पर वन है। अब इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत में वन है। यह तो हो गया ओवरऑल सबसे ज्यादा वन है, तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश और नंबर 2 पे अरुणाचल। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे और पूछा जाता है कहां परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वन है, तो याद रखना अगर ओवरऑल पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेश को भी जोड़ा जाए, तो लक्षद्वीप पर भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में वन है, लगभग 90%, 90.33% क्षेत्र पर यहां पर वन है। और अगर केवल राज्यों की बात किया जाए तो मिजोरम, राज्यों की अगर बात की जाए तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है, लगभग 84.5%, 84.53% क्षेत्र पर यहां पर क्या है? वन है। ठीक है ना। तो हमसे चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? सर्वाधिक वन पूछा गया, प्रतिशत वगैरह नहीं पूछा गया। तो इसके हिसाब से हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है बेटा। 77,493 वर्ग किलोमीटर, 66,431 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। और अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए, प्रतिशतता में पूछा जाए, तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में और मिजोरम प्रदेशों में। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, ये भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? देखिए, केरल में एक बहुत शानदार त्योहार होता है जिसे कहते हैं ओणम। और इस ओणम त्योहार पर कई सारे खेल होते हैं केरल में, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस है बल्लम कल्ली। क्या है? बल्लम कल्ली। इसे बोलते हैं नौका दौड़। इसमें एक बहुत बड़ी नाव होती है जिसमें कई लोग एक साथ बैठकर नाव चलाते हैं और रेस होती है, और जो विजयी होता है उसे बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। ये ओणम के समय में ये त्योहार मनाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? बल्लम कल्ली त्योहार बोलते हैं, बल्लम कल्ली खेल बोलते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओणम। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? तो ओणम की विशेषता है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना 1000वां एक दिवसीय मैच किस देश की टीम के साथ फरवरी में खेला? देखो मेरे भाई, 6 फरवरी 2022,
भारत के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने अपना 1000वां मैच, एक दिवसीय मैच खेला। किसके साथ खेला? वेस्ट इंडीज के साथ। वेस्ट इंडीज के साथ खेला। किसके साथ खेला? वेस्ट इंडीज के साथ। 6 फरवरी 2022 में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1000वां मैच खेला वेस्ट इंडीज के साथ। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल भी कहां हुआ था? इसी स्टेडियम में हुआ था। और बड़े दुख हुआ हम लोगों को कि इंडिया हार गई इस मैच में, बहुत दुख हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, अगला वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, है ना। तब तक आपकी नौकरी भी लग जाएगी, है ना। फिर आराम से हम लोग बात करेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। एसएससी जीडी का जीएस का एक और प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिया है। आज इसे तैयार कर लीजिए, कल आपको एक और प्रैक्टिस सेट मिलेगा। लगे रहिए, जुटे रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।